नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। यूपी में चुनाव को लेकर के बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है और चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी है, आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बीजेपी में समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी शामिल हुए हैं। नरेंद्र भाटी, रमा निरंजन, सीपी चंद्र और रविशंकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने चारों को पार्टी ज्वाइन कराई है। बड़ी जानकारी है, चुनाव से पहले ये बड़े चेहरे हैं जो कि एमएलसी रहे समाजवादी पार्टी के तौर पर, लेकिन अब चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसको जरूर देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी में समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी शामिल हो चुके हैं। नरेंद्र भाटी, रमा निरंजन, सीपी चंद्र और रविशंकर, ये 4 एमएलसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इनके द्वारा ग्रहण की गई है। औपचारिक तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन चारों ही एमएलसी के द्वारा ली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार अब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के पहले पार्टियों के अंदर नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी में भी आपने देखा कि कई ऐसे चेहरे रहे जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे थे, उन सबका शामिल होना। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के ये बड़े चेहरे जो कि एमएलसी के तौर पर थे, अब ये चारों एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इनके द्वारा ग्रहण की गई है। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव के नजदीक आते आते जो दिलचस्प है राजनीति वो होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बड़ी जानकारी है। स्वतंत्र देव सिंह ने चारों को पार्टी ज्वाइन कराई है। पार्टी को जिस वक्त ज्वाइन कराया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी आप साथ में देख सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम साथ में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है और इन सब की मौजूदगी में 4 एमएलसी समाजवादी पार्टी के आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी है और अखिलेश यादव के लिए जाहिर बात है कि चुनाव से पहले एक बड़ा सेटबैक जरूर इसको कहा जाएगा। हालांकि जीत के दावे सभी पार्टियां अपनी अपनी कर रही हैं और किसी बड़े नेता के तौर पर अगर आप देखेंगे, उनके स्टेटमेंट को आप सुनेंगे तो उन सभी का ये कहना होता है कि लोगों के आने जाने से पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये वो चेहरे हैं जो कि जनता के बीच में अपनी पैठ और अपनी शख्सियत के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में इनका प्रभाव निश्चित तौर पर चुनावों में जरूर पड़ता है। किसी भी पार्टी से अगर कोई बड़ा चेहरा छोड़कर जा रहा है तो निश्चित तौर पर चुनावों में इसका जो असर है वो साफ देखा जाता है। तो अब ये 4 चेहरे जो कि समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के तहत अगर आप इसको देखेंगे तो जाहिर बात है कि अखिलेश यादव के लिए इसको एक बड़े झटके के तौर पर जरूर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार सत्ता में वापसी के दावे समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन अगर उन दावों के बीच में मौजूदा जो सिटिंग एमएलसी हों, अगर वही आपकी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हों, तो सवाल इस बात का है कि आखिर फिर किस आधार पर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की बात को कह रही है। ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उठेगा और अब कुल मिलाकर के यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी ने यह बड़ी सेंधमारी की है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे अधिक जानकारी के साथ। रजनीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजनीश, बेहद दिलचस्प है। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं। अखिलेश यादव के पोस्टर लखनऊ के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन 4 सिटिंग एमएलसी समाजवादी पार्टी के जो कि बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं इसको? कि कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान तो माना ही जाएगा, क्योंकि जो एमएलसी थे उनके अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव था। चाहे रविशंकर सिंह पप्पू की बात कर लिया जाए, सीपी चंद की बात की जाए, नरेंद्र भाटी की बात की जाए। हालांकि नरेंद्र भाटी शुरू से ही विवादित रहे हैं और आपको याद दिला दूं कि 2016 में एक दुर्गा नागपाल का प्रकरण हुआ था जो आईएएस थी, उनके इनके दबाव में हटाया गया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको चुनावी इशू बनाई थी। हालांकि जब उस पर सवाल पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष से तो उन्होंने कहा कि सब चीज परिस्थिति जन्य होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर वोट के लिहाज से देखें, प्रभाव के लिहाज से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी लगातार बढ़त बनाई हुई है। कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने एक विधायक की सेंधमारी की थी और उसके बदले में अगर वो कहा जाए कि बाप का बदला बेटा लेगा, तो उसका बदला भारतीय जनता पार्टी लगातार ले रही है। और ये 5वां उनका एक पहले से विधायक को तोड़ चुकी है और 4 एमएलसी टूटे हुए हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है, जो इंडिया खबर के पास सूत्र बता रहे खबर, 1 दर्जन समाजवादी पार्टी के विधायक
कभी भी पाला बदल के बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। जी। लेकिन रजनीश, इसको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से अगर हम लोग जोड़ें, चूंकि आपने कहा कि एक विधायक ये भारतीय जनता पार्टी का तोड़ने में सफल रहे, सीतापुर के जो सिटिंग विधायक थे सदर सीट से, वो जरूर चले गए। हालांकि वो पहले से भी थोड़ा विवादित रहे, जैसे कि अभी आपने इन 4 एमएलसी में से एक का जिक्र किया, दुर्गा नागपाल वाले केस को लेकर के। लेकिन ये जो समय आने जाने का सिलसिला है, क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में दरअसल इसका इंपैक्ट पड़ेगा? और क्या ये जो पार्टियां जो इस समय दल बदल इस समय हम देख रहे हैं हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बड़े चेहरे हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आए, आज उनके 4 सिटिंग एमएलसी ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये प्रभाव डालेंगे विधानसभा चुनाव में? क्या इसको इस तरीके से देखा जाए रजनीश? देखिए आयुष, मैंने पहले ही कहा कि जो स्थानीय एमएलसी होते हैं वो धनबल और बाहुबल के प्रभाव से ही एमएलसी बनते हैं, क्योंकि उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो भी स्थानीय कोटे का एमएलसी होता है उसका अपना प्रभाव होता है, और इस चीज को नकार नहीं सकते, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। हम पूर्वांचल की खासकर बात करें कि रविशंकर सिंह पप्पू, इनके बाबा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रहे हैं। घर में नीरज शेखर जो सपा के कदावर नेता थे और बाद में बीजेपी ने उनको राज्यसभा के रास्ते सांसद में भेजा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर ये चीज को आकलन करना जरूरी हो जाता है कि जो लोग आए हैं उनका कितना प्रभाव है। तो ये सारी बातें हैं आयुष। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आते आते इनको कह सकते हैं दल बदलू, जो दल बदलुओं की चांदी लग जाती है, उनको लगता है कि हमारा भविष्य यहाँ। लेकिन रजनीश, यहाँ पर एक चीज और समझने की है, क्योंकि इस समय अगर समाजवादी पार्टी बार बार इस बात के दावे कर रही है, हालांकि सभी पार्टियां इस बात के दावे करती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो बाकायदा पोस्टर लगा रही है कि हम तो वापस आने वाले, अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हुए हैं। वजह क्या बताई गई है? आज जब ये सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो उस समय क्या कुछ एग्जैक्ट चीजें निकलकर सामने आई? क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, उस पर भरोसा जता रहे हैं मौजूदा इस समय जो समाजवादी पार्टी है, जबकि वो बार बार कह रही है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करने वाली है? इसके पीछे की वजह क्या रही है? थोड़ा सा इसको समझाएं रजनीश। देखिए आयुष, कोई भी चुनाव जब होता है तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक नारे की आवश्यकता पड़ती है। वो नारे की रिक्वायरमेंट ही पूरा करती है जो जोश की जरूरत होती है कार्यकर्ताओं में। हम आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के ये नारा लगाने का मकसद यही है कि अपने कार्यकर्ताओं में, हालांकि इसका राजनीतिक विश्लेषण अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए डराने के लिए, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है कि जिस तरीके से लगातार अब जो एग्जिट पोल, पी पोल सर्वे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी होता है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता टूट ना जाए, हम आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हम आ रहे हैं, उस नारे का काट क्या होगा, उसके उलट क्या होगा। तो लगातार बीजेपी भी उस मिशन में लगी हुई है, लगातार इनके प्रभावशाली नेताओं की सेंधमारी करे। लेकिन देखने वाली बात है कि सपा ने बसपा में भी सेंधमारी किया था, लेकिन क्या हुआ 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। मार्च तक हम लोग आयुष इंतजार कर ले इन दल बदलुओं के। चलिए रजनीश, इंतजार ही करते हैं विधानसभा चुनाव का, लेकिन हाँ फिलहाल मौजूदा वक्त में जो दिख रहा है उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। झांसी में जलसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर जलसा कार्यक्रम का आयोजन। जलसा कार्यक्रम के रक्षा मंत्री ने शुरुआत की है। जलसा कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन भी हुआ है। मातृभूमि के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने आज ये बात इस कार्यक्रम के दौरान कही। देश की सीमाओं की रक्षा सेना कर रही है। बुंदेलखंड नई उमंग से विकास के पथ पर अग्रसर है और बुंदेलखंड में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो जलसा कार्यक्रम का आगाज किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। उस दौरान मुख्यमंत्री का भी संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को लेकर के चर्चा की। बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और एक नहीं बल्कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में विकसित किए जा रहे हैं, उसका भी जिक्र किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। और बुंदेलखंड अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। मनीष, जलसा कार्यक्रम का आज आगाज हुआ, पहले रक्षा मंत्री ने संबोधित किया, फिर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम को किस तरह से देखा जाए और क्या कुछ बड़ी बातें आज इन दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से कही गई, अपडेट करें। जी बिल्कुल आयुष, जलसा कार्यक्रम है जो अगले 3 दिनों तक ये जलसा कार्यक्रम चलने वाला है। आज उद्घाटन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और इसका जो समापन है
वो 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आकर यहाँ किले की तलहटी में जो प्रोग्राम रखा है वहां से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी झांसी दौरे पर थे क्योंकि उनको तैयारियों का जायजा लेना था और साथ ही साथ ये जो आगाज था आज महोत्सव का, उस महोत्सव को भी उन्होंने और राजनाथ सिंह की अगुवाई भी की और राजनाथ सिंह दोनों लोगों ने स्टेज पर जो प्रदेश की जो कार्य जो चल रहे हैं विकास के काम उनकी भी चर्चा की। खासतौर पर डिफेंस कॉरिडोर जो बुंदेलखंड के लिए एक सौगात कही जा रही है और उसकी भी चर्चा की। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की चर्चा की और तमाम जो बुंदेलखंड में पेयजल की योजनाएं हैं उनकी भी चर्चा की। खासतौर पर पेयजल की योजनाओं को राजनाथ सिंह ने ये जरूर कहा है कि बुंदेलखंड में जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो काम किए हैं बुंदेलखंड के विकास के लिए वो आने वाले समय में काफी एक मील का पत्थर साबित होंगे। जी आयुष। मनीष, सबसे पहले तो एक तो जलसा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताइए, ये कार्यक्रम किस प्रकार का है, इसमें और क्या क्या आयोजन होने हैं, और दूसरी बात जब 19 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो उस दौरान ऐसी क्या सौगात है जो बुंदेलखंड वासियों को मिलने वाली है और वो दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों ही विषयों को थोड़ा अपडेट करें मनीष। जी बिल्कुल आयुष, ये 3 दिन का जो महोत्सव है खासतौर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के रूप में ये मनाया जा रहा है। जयंती जो है महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती है 19 तारीख को, उसी दिन ये समापन होगा इस पूरे पर्व का। 3 दिन पहले से इसका आगाज हुआ है और इसमें तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, साथ ही साथ ये किले के अंदर एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी प्रधानमंत्री ज्वाइन करेंगे और उसको देखेंगे। खासतौर पर जो वीर गाथा रानी लक्ष्मीबाई की है उसके बारे में भी लोगों को संबोधित करेंगे। खासतौर कुछ सौगातें भी बुंदेलखंड को मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है 2022 में, तो कहीं ना कहीं जो काफी अहम ये पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है प्रधानमंत्री का। जी बिल्कुल मनीष, लेकिन हर घर नल योजना का जो जहन में आता है उसकी शुरुआत सबसे पहले बुंदेलखंड से हुई थी। एक तो उस योजना का जिक्र अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर करते हैं या मुख्यमंत्री करते हैं या विकास की योजनाओं के साथ जब बुंदेलखंड को जोड़ने की बात होती है, जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिर डिफेंस कॉरिडोर का जब जिक्र होता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं बुंदेलखंड के लिए, और इसको लेकर के भी क्या बातें आज इन नेताओं के द्वारा कही गई हैं, थोड़ा सा इसको भी और स्पष्ट करें मनीष। जी बिल्कुल, जो डिफेंस कॉरिडोर है खासतौर पर जब तकरीबन 2 साल पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी और प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर आकर इसकी घोषणा की थी, रक्षा मंत्री भी उस समय थी, तो इस डिफेंस कॉरिडोर का इस समय काम शुरू भी हो गया है और इसको एक बुंदेलखंड के विकास के लिए खासतौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ जो बेरोजगारी है, खासतौर पर लोगों का जो लगातार पलायन है, इन सब बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि इस डिफेंस कॉरिडोर को इसीलिए बुंदेलखंड को दिया गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो ग्रामीण तबके का जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको यहाँ इस बुंदेलखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। ये खास वजह थी। एक दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पानी की जो कमी है और हर घर जल जो पेयजल की जो योजना है उसको बुंदेलखंड के लिए सबसे पहले शुरुआत इसी वजह से की थी क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की हमेशा सालों से दसियों सालों से ये जो समस्या है 10 की 10 बनी हुई थी और हर घर जल हर घर नल के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है और लगभग कई गांवों में ये पेयजल योजना की जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के माध्यम से ये योजना हर गांव हर घर तक पहुंच रही है। ये इतना काम शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन जो विकास के जो कार्य हैं खासतौर पर बुंदेलखंड के, उनमें से डिफेंस कॉरिडोर और हर जल योजना जो पेयजल योजना है उसको खासतौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल मनीष, लेकिन अभी चूंकि इस समय विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस समय जितने भी कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं या फिर जो बातें कही जा रही हैं सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या फिर राजनीति के साथ या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ भी जुड़ती हैं। जिन योजनाओं का भी आपने जिक्र किया या जिन बातों को अभी हम लोगों ने स्टेज पर सुना, चाहे मुख्यमंत्री या रक्षा मंत्री ने जिन बातों को कहा, उसको बुंदेलखंड की जनता खासतौर से किस प्रकार से देखती है और क्या आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा इशू है बुंदेलखंड के लिए और इस पर कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है वो वोट भी करने वाली है या फिर इसका जो प्रभाव है वो विधानसभा चुनावों में पड़ेगा? जिन योजनाओं का जिक्र हो रहा है या फिर जो योजनाएं या तो पाइपलाइन में है या जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जिन पर कार्य चल रहा है, क्या ये सब बड़े इशू हैं बुंदेलखंड के लिए और जनता इसको किस प्रकार से देख रही है? थोड़ा इसको भी अपडेट करें मनीष।
जी बिल्कुल आयुष, बुंदेलखंड के लिए खासतौर पर पेयजल की जो योजना है काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इस योजना का हर जन को जो है ग्रामीण स्तर पर और जमीनी स्तर पर इसका लाभ अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस पर काम जारी है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को ये जो रैली है और विकास के काम जो गिनाए जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ये रैलियां लगातार जारी रहेंगी, कार्यक्रम भी अभी कई होंगे। तो खासतौर पर जो पेयजल की योजना है, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, पेयजल योजना हो, ये जितनी भी विकास की कार्य बुंदेलखंड के लिए सौगात दी है, कहीं ना कहीं ये वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भी एक तरह से देखी जा रही हैं। लेकिन लोगों का अगर माना जाए तो लोग जो जमीनी स्तर पे, तो उनका तो यही कहना है कि जब तक हमें इस योजना का भरपूर लाभ नहीं मिलता है तब तक हम इस योजना के ऊपर मतलब ये एक तरह की योजना जो है जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हमारे घर तक पानी नहीं पहुंचेगा या डिफेंस कॉरिडोर में हमको रोजगार नहीं मिलेगा। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि देखना ही होगा कि प्रधानमंत्री जब 19 तारीख को यहां पे पहुंचते हैं तो किन बड़ी बातों का जिक्र या फिर बुंदेलखंड वासियों को क्या सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर में विजय रथ पर सवार हुए हैं अखिलेश यादव, ये बड़ी जानकारी है, और अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर की भी मौजूदगी रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हमने शिलान्यास किया था, गांव शहर कस्बे को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बननी चाहिए, अखिलेश यादव के द्वारा ये बात भी कही गई। तो बड़ी और अहम खबर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हमने शिलान्यास किया, यह बात अखिलेश यादव ने कही, और गांव शहर कस्बे को एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, अखिलेश यादव के द्वारा यह बात भी कही गई। ओपी राजभर की भी मौजूदगी इस दौरान उनके साथ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाजीपुर में विजय रथ पर अखिलेश यादव सवार हुए हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। आलोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आलोक, विजय रथ पर सवार हुए आज गाजीपुर से अखिलेश यादव, कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस बात को याद दिलाया कि इसका जो उद्घाटन है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? और दूसरा, अखिलेश यादव ने आज क्या बड़ी बातें कही यहां पर विजय रथ पर सवार होने से पहले, उसको भी अपडेट करें। लगभग 1 बजे के आसपास जो है उतरा है, और उसके बाद सीधे वहां पे आम जनता जो कार्यकर्ता है उनको हेलो हाय किया है, उनसे मुलाकात की है, और फिर उसके बाद सीधे मीडिया को ब्रीफ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो समाजवादी एक्सप्रेसवे था, नाम बदल दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अधूरा, निर्माण उसका अधूरा है। जो समाजवादी ने सोचा था इस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाने के लिए, वो इस तरीके से नहीं बना है, वो अधूरा है। कारण यह है कि जो मंडी समितियां होनी चाहिए थी, मंडी होना चाहिए था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, वो नहीं है। इस तरह का उन्होंने जिक्र किया था। ये निश्चित तौर से होना चाहिए था, और होने के बाद वहां जो किसानों को और युवाओं को एक रोजगार पर चीजें मिलती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के वो अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है। साथ ही गाजीपुर के पखनपुरा से जो स्टार्टिंग पॉइंट है और सीधे लखनऊ 341 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। अखिलेश यादव पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सफर करेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता तमाम जो जानकारियां बोलेंगे कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया गया है, जिस तरीके से जिक्र सत्ताधारी दलों के द्वारा की जा रही है, इस तरह के हम। और उसके बाद लेकिन आलोक, इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की जो तारीख आई है, जब से डेट आई है, उस दिन से हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर के बेहद अटैकिंग मोड में है। कल भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले हम लोगों ने देखा कि वहां पर इसका सांकेतिक तौर पर उद्घाटन किया जा रहा था। कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हुए थे, वो तमाम तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। लेकिन बार बार जब इस बात को अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जब दोहरा रही है, तो फिर वहां के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे गाजीपुर की हम लोग बात करें या आसपास के वो इलाके जो इससे कनेक्टेड हो रहे हैं, क्या रिएक्शन वहां पर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो राजनीति है वो बिल्कुल अपने चरम पर इस समय है। लोगों का क्या मानना है इसको लेकर के और इसका इंपैक्ट क्या वहां पर हो रहा है? थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। सत्ताधार और उसके बाद विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। सत्ताधारी दल के लोग, अभी फिलहाल हम लोग राज्य मंत्री से बात किया गया था, राज्य मंत्री संगीता बड़ों से, उन्होंने कहा था
कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बात कर रही है ये बेईमानी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। वही उनके एमएलसी विशाल सिंह चंचल है, उन्होंने कहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी फिर जा रही है और चली जाएगी तो 10-20 साल तक वो नजर नहीं आएगी। उन्होंने इस तरह का भी दावा किया था। और दूसरा ये भी कहा था कि जो सड़क पे लाल टोपी और ये इस तरह के जो लोग दिख रहे हैं ये लोग गुम हो जाएंगे। उन्होंने भी दावा किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में उन्होंने बताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब टेंडर होता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। चलिए आलोक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और इस बातचीत और जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। चित्रकूट में प्रियंका गांधी का संवाद कार्यक्रम, प्रियंका का लड़की हूं लड़ सकती हूं पर संवाद। मंदाकिनी नदी के किनारे महिलाओं के साथ प्रियंका ने यह संवाद किया है। चुनाव को लेकर के प्रियंका महिलाओं पर फोकस कर रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की भी मौजूदगी रही है। इससे पहले भी आपको याद हो प्रियंका गांधी ने 40% टिकट देने की बात कांग्रेस पार्टी में कही थी। मोबिन सिद्दीकी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। मोबिन, आप लड़की हूं लड़ सकती हूं इस पर संवाद आज प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया है। आज क्या कुछ वहां पर हुआ और किस तरह से संवाद कार्यक्रम को आप देखते हैं, अपडेट करें। मोबिन, आपको आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं? तो हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आज ये संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रियंका गांधी ने ये जो कैंपेन चलाया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसको लेकर के संवाद कार्यक्रम था। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की मौजूदगी आप देख सकते हैं और इस दौरान संवाद प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। कांग्रेस लगातार आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में इस बार लड़कियों पर, महिलाओं पर फोकस कर रही है। 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की बात, यानी कि उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की बात कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कही है। और अब इसी को लेकर के जो कार्यक्रम है चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे आयोजित किया गया था, उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। प्रियंका गांधी इसकी कैंपेनिंग कर रही हैं और आज इसकी आप ये कह सकते हैं कि एक विधिवत तौर पर और औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई है जब यह संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है, जहां पर प्रियंका गांधी इन महिलाओं के साथ, इन बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ संवाद करती हुई दिखी हैं। और मंदाकिनी नदी के किनारे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद इस संवाद कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित भी किया है। तो चित्रकूट में ही इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है, यहीं से शुरुआत हुई है। बातचीत करते हैं, मोबिन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। मोबिन, आज लड़की हूं लड़ सकती हूं इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर के जानकारी? मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट में प्रियंका वाड्रा, ये चित्रकूट का राम घाट है जो मंदाकिनी नदी का तट है, जहां पर प्रभु राम ने 11.5 वर्ष बिताए थे। उसी जगह से उन्होंने शुरुआत की है कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं और इस संवाद को लेकर के 2.5 घंटे संवाद चला और इस पे उन्होंने महिलाओं की और लड़कियों की बातें, उनकी समस्याओं की जानकारी जानी, आखिर उनको समस्याएं कहाँ आती है। और बहुत सारे, क्योंकि विधानसभा 2022 का जो चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो प्रभु राम की तपोस्थली में मत्था टेका है, तो कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव उनको जीतने की जो ललक है वो यहाँ तक घसीट लाई है और प्रभु राम के दर्शन करा रही है। इस समय वो कामतानाथ मंदिर पर दर्शन कर रही हैं और अभी उन्होंने यहाँ से कई घोषणाएं की हैं जिसमें कि महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा है कि जिससे जब उनकी सरकार होगी तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद ध्यान दिया जाएगा। और स्कूटी महिलाओं हर काम जो भी करेंगी वो महिलाओं को लेकर के 40% उन्होंने जो कहा है कि हम टिकट देंगे, तो 40% राजनीति में भागीदारी महिलाओं की उन्होंने तय कर रखी है। और उसके साथ स्कूटी और जो बच्चियां हैं जो पढ़ने जाती हैं उनको स्मार्टफोन और स्कूटी का भी उन्होंने वादा किया है। जी चित्रांग, बहुत शुक्रिया मोबिन इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।